हे गाइस, दिस इज प्रीति। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 22 अप्रैल के करंट अफेयर। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ प्रीवियस डे के क्वेश्चन का रिवीजन भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। साथ ही साथ वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए या फिर इससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाए। अब हम लोग बात करेंगे कल के क्वेश्चन के रिवीजन की। तो पहला क्वेश्चन था हमारा कि आईपीएल के महानतम कप्तान कौन चुने गए हैं। तो यहाँ पे रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी को आईपीएल का महानतम कप्तान चुना गया है। और आपको पता होना चाहिए कि आईपीएल जो कि होने वाला था पहले 27 मार्च को, उसको स्थगित कर दिया गया था जून तक में, और अब उसको अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है बीसीसीआई के द्वारा, जिसके अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली हैं बीसीसीआई के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व यकृत दिवस प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है कब। तो 19 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व यकृत दिवस। देखिए 17 तारीख को मनाया जाता है हमारा हीमोफीलिया दिवस, 18 को विश्व विरासत दिवस और 19 को मनाया जाता है यकृत दिवस के रूप में। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोरोना वायरस के सभी मरीजों के ठीक होने की घोषणा किस राज्य ने किया है। तो कोरोना वायरस के सभी मरीजों के ठीक होने की घोषणा गोवा ने किया है। ठीक है। इसके बाद है हमारा कि एक दशक बाद बिना रूस की मदद के अमेरिका किस मिशन के तहत 27 मई 2020 को अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन भेजेगा। तो डेमो 2 मिशन के तहत भेजेगा। और इसमें ये जो कैप्सूल जो रॉकेट का प्रयोग किया जाएगा वो किसने बनाया है। तो वो स्पेस एक्स, एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स, उन्हीं के द्वारा बनाए गए रॉकेट से अमेरिका अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजेगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि टीवीएस ने ब्रिटेन की 122 साल पुरानी किस बाइक कंपनी का अधिग्रहण कर लिया है। तो टीवीएस ने नॉर्टन कंपनी का अधिग्रहण कर लिया है। फिर हमारा कि किस देश ने 14,690 फीट ऊंचे मैटरहॉर्न पर्वत पर रोशनी से इंडिया का तिरंगा बनाया है। तो ऐसा किया है स्विट्जरलैंड ने। इसने बीम लाइट की मदद से भारत का तिरंगा बनाया है मैटरहॉर्न पर्वत पे। फिर हमारा कि भारत ने एफडीआई के नियमों में बदलाव कर सरकार से अनुमति की बाध्यता का नियम किन देशों के लिए लिया है। तो भारतीय सीमा से जुड़े जो भी देश होंगे उनके लिए एफडीआई के नियमों में बदलाव किया गया है। अब एफडीआई 10% से एबव अगर जाती है तो उसको इन्वेस्ट करने के लिए सरकार की अनुमति लेना जरूरी है। ठीक। फिर हमारा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स ने किसी कंपनी का एमडी और सीईओ बनाया है। तो अजय महाजन को बनाया गया है यहाँ पे केयर रेटिंग्स का एमडी और सीईओ। अगला क्वेश्चन हमारा कि चर्चा में रहे त्रिमेरे शुरू सालाजार क्या है और यह किस राज्य से संबंधित है। तो ये सांपों की एक नई प्रजाति है जो कि संबंधित है अरुणाचल प्रदेश से। और ये वाइपर प्रजाति का है, क्यों? क्योंकि ये सबसे जहरीले सांप होते हैं। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि डाक कर्मचारियों को ड्यूटी पर कोरोना से मौत होने पर कितने रुपए मुआवजा देने की घोषणा संचार मंत्रालय ने किया है। तो 10 लाख रुपए तक का मुआवजा देने की घोषणा की गई है। अब हम लोग बात करेंगे आज के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा कि कोविड-19 के कारण जो आईसीयू में भर्ती हुए थे उनमें से कई रोगी आईसीयू से निकलने के बाद पोस्ट इंटेंसिव केयर सिंड्रोम से ग्रसित हो रहे हैं। तो क्या ये सही है? अभी ये होता क्या, इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा ये हमारा सही है। ठीक। उसके बाद है हमारा कि सिंड्रोम से ग्रसित रोगी में कुछ शारीरिक, वैचारिक एवं मानसिक गिरावट देखने को मिलती है। ठीक। तो एक चीज़ तो पहले आप अपने माइंड में याद रखिएगा कि कोविड-19 से जो भी मरीज ग्रसित होते हैं, आपने सुना होगा ज़्यादातर कि इनको वेंटिलेटर पे रखा जाता है और सांस लेने के लिए इन्हें ऑक्सीजन दिया जाता है। ठीक। तो अभी जब ये एक लंबे टाइम तक जब इन्हें ऑक्सीजन आईसीयू में रखा जाता है तो कुछ चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से पोस्ट इंटेंसिव केयर सिंड्रोम से ये ग्रसित हो जाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए और बी दोनों सही होगा। अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है। तो आप सभी को मैंने बता दिया कि इस सिंड्रोम से ग्रसित रोगी में कुछ शारीरिक, वैचारिक और मानसिक गिरावट देखने को मिलती है। ऐसे में न्यूरोमस्कुलर कमजोरी का अनुभव होता है जिसमें चलने फिरने में भी परेशानी होती है। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक विकलांगता किसी व्यक्ति में अवसाद, चिंता एवं अभिघात के बाद तनाव विकार के रूप में उत्पन्न हो सकती है।
कहा जाता है कि अगर बहुत दिनों तक रोगी को कृत्रिम श्वास प्रणाली के सहारे रहना रहता है तो उसे सेप्सिस हो जाता है और साथ ही कई अंग उसके निष्क्रिय हो जाते हैं। कहा जा रहा है कि जो भी कृत्रिम श्वास प्रणाली पर रहने वाली करीब 33% रोगियों की मांसपेशियां दुर्बल हो जाती है। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है PIOS। ठीक है, तो इस स्थिति को आईसीयू से उत्पन्न मांसपेशी दुर्बलता कहा जाता है। और इसमें से जो भी आईसीयू में एडमिट होता है उसमें से करीब आधे ऐसे रोगी होते हैं जिनके अंदर ये लक्षण आते हैं। ठीक, अगला है हमारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में सम्मिलित है मुदियट्टू का संबंध किस राज्य से है? तो मुदियट्टू का संबंध किस राज्य से है? केरल से संबंधित है मुदियट्टू, याद रखिएगा। यहाँ पे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची लॉन्च की गई है और इसका उद्देश्य क्या है? भारतीय अमूर्त विरासत में निहित भारतीय संस्कृति की विविधता को नई पहचान प्रदान करना। अगर हम लोग बात करें कि भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कुल कितने धरोहर स्थल हैं, तो यहाँ पे देखिए 37 लिखा है, यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे हो जाएगा 38 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि अभी आपको पता है कि जयपुर स्थित राजस्थान में जयपुर को भी 43वें यूनेस्को के 43वें सत्र में क्या किया गया है? विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। ठीक, और ऐसे में 13 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सम्मिलित है, जैसे मुदेटू हो गया, अनुष्ठान थिएटर हो गया और केरल का नृत्य नाटक हो गया। तो ये सब क्या है? इंटेंजिबल विरासत है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि IMF की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और वित्तीय समिति IMFC की वर्चुअल बैठक 16 अप्रैल 2020 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो हमारी वित्त मंत्री वर्तमान में निर्मला सीतारमण, इन्होंने नेतृत्व किया है इस बैठक का। और इस बैठक की अध्यक्षता किसने किया है? तो IMF की प्रबंध निदेशक हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। इसके अलावा इन्होंने कोविड से होने वाले खतरों के लिए एक समिति भी बनाया था जिससे कि अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता, तो यहाँ पे इसको सही करने के लिए एक समिति बनाया था जिसमें भारतीय में किसे लिया गया था? रघुराम राजन को, जो कि RBI के पूर्व गवर्नर थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चित बंगलौर ब्लू क्या है? तो बंगलौर ब्लू क्या है? इमेज से ही आपको समझ में आ गया होगा कि यह एक अंगूर की प्रजाति है। याद रखिएगा किसकी प्रजाति है बंगलौर ब्लू? ये एक अंगूर की प्रजाति है। ठीक, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब इसके बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, ये चर्चा में क्यों आया? क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण कर्नाटक राज्य में जूस तथा शराब बनाने वाली इकाइयों के बंद हो जाने के कारण 3500 टन ऐसे फसल है जिनकी अभी तक कटाई नहीं की गई है। इसको याद रखिएगा, अभी 3500 ऐसे टन फल हैं जिनकी कटाई नहीं की गई है। और बंगलुरु ब्लू किस्म जो है वो ज़्यादातर जूस और शराब बनाने के काम में आती है। इन्होंने GI टैग के लिए भी अप्लाई किया था, क्योंकि यह एक विशिष्ट फसल किस्म है, इस वजह से इसको GI टैग के लिए भी अप्लाई किया गया है। GI टैग के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि GI टैग क्या होता है। GI टैग होता है कि किसी भी विशिष्ट भौगोलिक उत्पाद को GI टैग जब मिल जाता है तो 10 साल के लिए जिस जगह से भी उसको GI टैग मिलता है वो पेटेंट हो जाता है। और GI टैग मिलने वाले उत्पादों की इंटरनेशनल वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब अगर हम लोग बात करें कि 2019 में प्रमुख GI टैग किसे मिला था, तो पलानी पंच तीर्थम को मिला था जो कि तमिलनाडु का है। ठीक, इसके अलावा तिरूर सुपारी जो कि केरल का है, उड़ीसा रसगुल्ला जो कि उड़ीसा का है, कंदमाल हल्दी जो कि कहाँ का है? उड़ीसा का। तो ये, इसके अलावा और भी GI टैग उत्पाद थे जो कि आपको वीडियो बना के भी पढ़ाया गया है, आप चाहें तो हमारे यूट्यूब पे सर्च करके पढ़ सकते हैं। ठीक, अब अगर हम लोग बात करें कि सबसे पहले GI टैग किसे दिया गया था, तो 2004 में दार्जिलिंग टी को दिया गया था GI टैग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कोविड-19 के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए टीम मास्क फोर्स का गठन और जागरूकता अभियान किसने शुरू किया है? तो इसको शुरू किया है किसने? BCCI ने शुरू किया है। इसमें लोगों को मास्क पहनने के लिए कहा जा रहा है। इसमें विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, स्मृति मंदाना, रोहित शर्मा, हरभजन सिंह, हरमनप्रीत कौर, वीरेंद्र सहवाग, अगर देखा जाए तो करीब एक तरह से पूरी की पूरी क्रिकेट टीम क्या है, लोगों को मास्क पहनने के महत्व के बारे में दिखाया जा रहा है इनके माध्यम से।
अगला है हमारा, केंद्रीय गृह मंत्रालय किस अधिनियम के तहत चिकित्सा पेशेवरों पर हमलों की जांच के लिए अंतर मंत्रालय टीमों का गठन कर रहे हैं? तो ये आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 1, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में लॉकडाउन के उल्लंघन की समीक्षा के लिए 6 अंतर मंत्रालय टीमों का गठन किया गया है। ये राज्य में चिकित्सा पेशेवर पर सामाजिक गड़बड़ी, लॉकडाउन उल्लंघन और हमलों की जांच के बाद केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट इनको सौंपनी है। ठीक, याद रखिएगा। यदि राज्य सरकार संवैधानिक मापदंडों का पालन करने में विफल रहे तो राष्ट्रपति क्या करेगा? आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू कर देगा। ठीक। अगला हमारा कि रुद्र तेज सिंह का 20 अप्रैल को निधन हो गया। वे किस कंपनी के सीईओ थे? तो ये BMW इंडिया के सीईओ थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 46 वर्ष के थे ये और हार्ट अटैक की वजह से इनका निधन हो गया है। जर्मनी की कंपनी BMW ने सिंह को 1 अगस्त 2019 को भारत में अपने काम की कमान सौंपा था। याद रखिएगा इसको। BMW इंडिया के प्रमुख के पद पर नियुक्त होने वाले या पहले भारतीय थे। और अगर हम लोग बात करें कि BMW में आने से पहले ये रॉयल एनफील्ड समूह के अध्यक्ष थे। याद रखिएगा, इससे पहले ये FMCG कंपनी यूनिलीवर के लिए भारत में विभिन्न पदों पर 16 साल तक काम किया था इन्होंने। अगला हमारा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ में शोधकर्ताओं द्वारा डिजाइन किए गए बॉट प्रोडक्ट क्या है, जिसे कोविड-19 मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में दवाइयाँ और भोजन देने के लिए डिज़ाइन किया गया है? तो यह क्या है? यह एक प्रकार का रोबोट है। यहाँ पे बिना किसी स्वास्थ्य कर्मी के यह रोबोट क्या करेगा? वहाँ पे दवा और भोजन पहुँचाया जाएगा इसके द्वारा। अगर हम लोग वार्ड बॉट की बात करें तो यह स्मार्ट लाइन फॉलोइंग के सिद्धांत पर काम करता है और यह सेंसर का उपयोग करते हुए पूर्व परिभाषित पथ पर आगे बढ़ सकता है। याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है हमारा कि वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की विकास दर कितनी रहेगी? तो यहाँ पे अगर हम लोग इसकी बात करें तो भारत की विकास दर कितनी होगी? 1.8% होगी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे B2 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इसको आप पूरा निग्लेक्ट करिए। यहाँ पे हम लोग फिर से मिलान कर लेते हैं। देखिए, वर्ल्ड बैंक के अनुसार क्या होगा हमारा? वर्ल्ड बैंक के अनुसार 1.5% 2.8% रहेगा। मूडीज के अनुसार कितना होगा? 2.5% होगा। ADB के अनुसार कितना होगा? 2.4% होगा। ठीक, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक, तो अब हम लोग बात करते हैं इसके डिटेल के बारे में। वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड पुअर्स ने 2020-21 के लिए भारत के विकास अनुमान का अपना पूर्वानुमान जारी किया है। S&P ने भारत के GDP विकास को 3.5% से घटा करके कितना कर दिया है? 1.8% कर दिया है। याद रखिएगा इसको। और कहा जा रहा है कि कोविड-19 प्रकोप का चरम बिंदु अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा है, तो अभी अन्य देशों की तुलना में थोड़ी देर होने की उम्मीद यहाँ पे है। बाकी यहाँ पे देखिए सारे आपको दिखा दिए गए हैं कि किस किस ने क्या क्या परसेप्शन किया है। ठीक, अगला हमारा कि PV सिंधु पर लिखी गई सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं V कृष्ण स्वामी हैं इस पुस्तक के लेखक। याद रखिएगा, इस पुस्तक को हार्पर कॉलिंस पब्लिशर इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया। इसमें बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु के शुरुआती जीवन से लेकर के विश्व चैंपियन बनने तक की यात्रा के बारे में बताया गया है। सिंधु ओलंपिक में रजत जीतने वाली भारत की पहली और एकमात्र महिला खिलाड़ी होने के साथ साथ फोर्ब्स की विश्व की शीर्ष 10 सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीटों की सूची में शामिल होने वाली एकमात्र खिलाड़ी हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।